नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सरकार और विपक्षी दलों के बीच जोरदार घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस, टीएमसी और आम आदमी पार्टी समेत 19 विपक्षी दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बायकॉट करने का ऐलान किया है। इस बारे में 19 विपक्षी पार्टियों ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। विपक्षी दलों का कहना है कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति को करना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन न करवाना और न ही उन्हें समारोह में बुलाना ये देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। संसद अहंकार की ईंटों से नहीं, संवैधानिक मूल्यों से बनती है। इधर दूसरी विपक्षी पार्टियों ने भी नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया है। उन्होंने इसे राष्ट्रपति का अपमान बताया है। सभी लोगों से बात हुई है हमारी और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। तो पहला सेशन हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो हैं उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जाता है। हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री वजीर आजम ने जब जाकर इसका फाउंडेशन स्टोन डाला उस वक्त भी मैंने कहा कि ये एग्जीक्यूटिव का गैर जरूरी इंटरफेरेंस हो रहा है लेजिस्लेचर में, उनको नहीं करना चाहिए था फाउंडेशन स्टोन में। जब नेशनल एम्बलम का इनॉग्रेशन हुआ उस वक्त भी वजीर आजम और प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए, स्पीकर साहब पीछे खड़े हैं, उस वक्त भी मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा था गलत हो रहा है। आज भी मैं कह रहा हूं कि इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। President is the head of the parliament. We are committed to the Constitution of India and we are committed to safeguarding it. That is the signal. While the government and the Prime Minister is committed to destroying the Constitution of India. This is like sidelining the President of India. The importance which has to be given to the President is not being given, and a lot of things today, do not have the decorum which it should be having and which they should be following. So that in protest of that, I think the opposition parties have decided to boycott the inauguration of the parliament. इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सबको आमंत्रित किया है। वो चाहते हैं कि सभी लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लें। हमने तो भारत सरकार ने सबको विनती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। राजनीति अपनी जगह पे चलती है और सब अपनी अपनी क्षमता से, सोचने की क्षमता के अनुसार रिएक्शन भी देते हैं और काम भी करते हैं। तो चलिए इस मुद्दे पर थोड़ी और बातचीत करते हैं। हमारी संवाददाता पल्लवी घोष हमारे साथ हैं। तो पल्लवी, इसको कैसे देखें? एक तरफ सरकार के ऊपर ये आक्षेप कि आप राष्ट्रपति को नहीं बुला रहे, तो क्या, और कई पार्टियों ने कहा वो नहीं आएंगे, तो विपक्षी एकता का प्रदर्शन इसे माना जाए या सच में सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि राष्ट्रपति क्यों कार्यक्रम में नहीं है? देखिए, 28 को प्रधानमंत्री इस बात का उद्घाटन करेंगे जो नया पार्लियामेंट का बिल्डिंग बना है, लेकिन ऐसे में 19 विपक्षी दलों ने एक बयान भी रिलीज किया है और उस बयान में उन्होंने ये लिखा है कि पार्लियामेंट जो कन्वीन किया जाता है, जो प्ररोग किया जाता है, वो राष्ट्रपति करते हैं। तो ऐसे में राष्ट्रपति ही को उद्घाटन करना चाहिए था। क्यों प्रधानमंत्री कर रहे हैं? और क्योंकि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और इन विपक्षी दलों को लगता है, जिसमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, आप, ये सब शामिल हैं, उनका मानना ये है कि प्रधानमंत्री इसलिए इसका उद्घाटन करना चाहते हैं क्योंकि वो ऑटोक्रेटिक है, यानी कि वो हर जगह पे अपना ही छाप छोड़ना चाहते हैं। उनका ये भी आरोप है विपक्षी दलों का कि जब पार्लियामेंट का सेशन चलता है तब इन लोगों को बोलने नहीं दिया जाता, कैमरा इनके ऊपर फोकस भी नहीं करता है, यानी कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात हम करते हैं उसमें ये सरकार विश्वास नहीं करती। इसलिए
ऐसे में इन 19 विपक्षी दलों ने फैसला लिया है कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। लेकिन ऐसे में कुछ ऐसे भी दल हैं जो विपक्षी में हैं, जैसे अकाली दल हो या वाईएसआर कांग्रेस हो, वो लोग सब इसमें भाग लेंगे। तो विपक्ष में एक फूट भी नजर आती है। दूसरी बात, अगर आप सरकार या बीजेपी की बात करें, उनका कहना ये है कि ये पार्लियामेंट किसी एक का नहीं है। ऐसा भी हुआ है कि पहले कि इंदिरा गांधी ने उद्घाटन किया या सोनिया गांधी ने छत्तीसगढ़ का नया जो असेंबली है उसका भी उद्घाटन किया, तब उस समय क्यों ये बात पे जोर नहीं लगाया गया कि राज्यपाल करे। दूसरी बात, जैसे कि आपने देखा होगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने आज सुबह ही कह डाला कि एक सेंगोल जो तमिलनाडु का एक चिन्ह माना जाता है, जो जवाहरलाल नेहरू ने लिया था, ये मानते हुए कि ब्रिटिश से इंडिया के पास ये पावर आया है, इस सेंगोल को भी प्रधानमंत्री वहां रखेंगे। और ऐसे में एक दुविधा आ जाएगी, जो विपक्षी दल हैं जैसे डीएमके हो, जो तमिलनाडु की पार्टी है, उनके लिए दिक्कत पेश हो सकती है। लेकिन ये साफ है कि नए पार्लियामेंट बिल्डिंग की शुरुआत दोनों विपक्षी दल एक तरफ और सरकार दूसरी तरफ की टक्कर से शुरू हुई है। जी शुक्रिया पल्लवी इस एनालिसिस के लिए। इधर नए संसद भवन को 60,000 श्रम योगियों ने रिकॉर्ड समय में बनाया, इसलिए प्रधानमंत्री इस मौके पर सभी श्रम योगियों का सम्मान भी करेंगे। साथ ही पीएम तमिलनाडु से आए एक प्रतिनिधि से सेंगोल लेंगे और नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन इसे स्पीकर के आसन के पास रखेंगे। ये वही सेंगोल जिसका जिक्र अभी पल्लवी भी कर रही थी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों से सेंगोल स्वीकार किया था। ये सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है और इसे तमिल परंपरा से लिया गया है। पंडित नेहरू ने 14 अगस्त की रात को अपने निवास पर कई नेताओं की उपस्थिति में सेंगोल स्वीकार कर सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को एक प्रकार से पूरा किया था। जब संसद भवन का देश को समर्पण होगा, उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी विनम्रता के साथ तमिलनाडु से आए हुए अधिनियम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और अत्यंत आदरपूर्वक माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के समीप सम्मान के साथ इसको स्थापित करेंगे। चलिए, तो यहां पर नई संसद को लेकर संग्राम है। इधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष के नेताओं से एक एक करके मिल रहे हैं। आज इसी सिलसिले में वो मुंबई पहुंचे, जहां उन्होंने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा और दिल्ली की मंत्री आतिशी भी मौजूद रहीं। वहीं इस मौके पर जहां उद्धव ने कहा कि हम संविधान को और देश को बचाने के लिए साथ आए हैं, तो अरविंद केजरीवाल ने उद्धव के साथ आने पर धन्यवाद किया और कहा कि उद्धव जी के साथ अब दोस्ती का रिश्ता जीवन भर निभाएंगे। अरविंद जी, आप आए हो, मैं यही कह रहा था कि पिछले कुछ दिनों में आप लगातार दूसरी बार आए हो। हम तो रिश्ता मानने वाले और रिश्ते संभालने वाले लोग हैं। ठीक है, राजनीति अपनी और अपनी जगह पर है, स्वाभाविक है। आने वाला वर्ष निवडणूक का, इलेक्शन का या चुनाव का वर्ष है। इस बार अगर ट्रेन छूट गई तो हमारे देश से प्रजातंत्र गायब हो जाएगा और प्रजातंत्र को कायम बचाने के लिए मैं सिर्फ विपक्ष, ये शब्द जो है वो थोड़ा सा गोलमाल शब्द है। विपक्ष मतलब किसका विपक्ष, किसका विरोधी? हम तो सारे देश प्रेमी हैं और देश से जो प्रजातंत्र हटाना चाहते हैं वो प्रजातंत्र के लिए और देश के लिए मैं मानता हूं आज से उनको विपक्ष या विरोधी बोलना चाहिए। लोकतंत्र विरोधी, लोकतंत्र विरोधी लोगों का मुकाबला करने के लिए और देश को बचाने के लिए हम एक साथ आए हैं, संविधान को बचाने के लिए आए हैं। मैं उद्धव जी का, उनके पूरे परिवार का और उनकी पार्टी का अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से, हम जो लोग आए हैं सबकी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इतना उन्होंने अब हमें अपने परिवार का हिस्सा बना लिया है। तो जैसा उन्होंने कहा, मैं भी उन्हें कहना चाहता हूँ कि हम भी रिश्ता निभाने वालों में हैं। आपके साथ रिश्ता बनाया है तो पूरी जिंदगी आपके साथ रिश्ता निभाएंगे, दोस्ती का रिश्ता। थैंक यू सो मच फॉर रिसीविंग अस सो वार्मली। तो केजरीवाल कह रहे हैं कि वो उद्धव के साथ दोस्ती का रिश्ता निभाएंगे। इधर संसद पर संग्राम है नई वाली पे, तो आज का आवाज अड्डा भी इसी पर, विपक्ष वर्सेस सरकार, घमासान जोरदार। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ।
चलिए आप कुछ और खबरों का रुख करेंगे। इस साल गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन होने के बावजूद दामों में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। अभी बाजार में गेहूं एमएसपी से 5% ऊपर बिक रहा है। इतना ही नहीं, सरकार अपना खरीदी का लक्ष्य भी पूरा नहीं कर सकेगी। डिटेल लेते हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा से। तो असीम, रोटी महंगी होने वाली है क्योंकि गेहूं के दाम ऊपर जा रहे हैं। देखिए, इस साल सरकार को गेहूं का रिकॉर्ड 112 मिलियन टन उत्पादन होने का अनुमान था। इसको देखते हुए सरकार ने गेहूं की खरीद का लक्ष्य 340 लाख टन के ऊपर तय किया था। लेकिन अगर मैं पिछले एक महीने की बात करूं तो गेहूं के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दिल्ली और उसके आसपास के बाजारों में गेहूं समर्थन मूल्य से 5% तक ऊपर चल रहा है। 2325 रुपए तक का भाव छू गया है। तो यही वजह है कि सरकार को गेहूं प्रोक्योरमेंट करने के लिए भी नहीं मिल रहा है। सरकार ने 340 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब तक सरकार 265 लाख टन गेहूं खरीद सकी है। मंडियों में आवक कम हो चुकी है, तो इसका ये मतलब है कि सरकार अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएगी। सरकार करीब 270 लाख टन के आसपास गेहूं का खरीद कर पाएगी। तो यही वजह है कि दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और जो जानकार मान रहे हैं कि इसके पीछे दो कारण है। सबसे पहले तो जो सरकार का एस्टीमेट था उससे कम उत्पादन होता हुआ दिखाई दे रहा है। 112 मिलियन टन के आसपास का अनुमान था, लेकिन उत्पादन 97 मिलियन टन से लेकर के 100 मिलियन टन के आसपास रह सकता है। दूसरा, इस बार एल नीनो होने की भी संभावना है, जिसका ये मतलब है कि सूखा पड़ेगा। तो व्यापारी पहले से इसकी तैयारी कर रहे हैं और ज्यादा गेहूं ऊंचे दाम पर खरीद रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये तेजी बरकरार रहेगी। जी शुक्रिया आसिम। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री ने आज अपने दौरे के आखिरी दिन ऑस्ट्रेलिया के पीएम के साथ विपक्षी वार्ता में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने अल्बनीज के साथ विपक्षी बैठक में ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों पर हमले का मुद्दा उठाया। साथ ही इस बैठक में कई समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए। इससे पहले पीएम मोदी को सिडनी में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी का ये ऑस्ट्रेलिया दौरा कई मायनों में काफी खास रहा, जहां उनका बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ, तो साथ ही यहां के अखबारों में भी पीएम मोदी छाए रहे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में मिले प्यार और सम्मान का पीएम मोदी ने भी अपने संबोधन में आभार जताया और इसी के साथ उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच जीवित पुल की तरह है। ऑस्ट्रेलिया की मेरी इस यात्रा में मुझे और मेरे डेलीगेशन को दिए गए आदर सत्कार और सम्मान के लिए मैं ऑस्ट्रेलिया के लोगों का और प्रधानमंत्री अल्बनीसी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हमारे संबंधों का मूल आधार है। हमारे संबंध आपसी विश्वास और सम्मान पर आधारित है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय हमारे दोनों देशों के बीच एक लिविंग ब्रिज है। आज आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने सीआईआई के वार्षिक सत्र में कहा कि महंगाई के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये अभी भी जारी रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जीडीपी ग्रोथ 7% रह सकती है। वहीं इस मौजूदा वित्तीय साल में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% है। I mean, for the year that has just ended, that is 22-23, the estimates are that it will be 7%. But there is a possibility that it could be even more. The data will come at the end of this month. According to all the recent trends, it will not be a surprise if the GDP growth of last year comes slightly above 7%. But let's stick to 7% for the time being. For 23-24, we have given a figure of 6.5%. And we have said that, with lot of, we have done our internal analysis. Of course, the IMF and other international institutions have given lower projections. For instance, the IMF projects it at 5.9%. I think the whole market was expecting that the Reserve Bank perhaps will take the Reserve Bank will perhaps increase by 25 basis points. But we gave a positive surprise because our assessment was that we have done 250 basis points rate increase. Let's now allow that impact to play out. So therefore, the situation is extremely fluid. The situation is highly dynamic. And I would just like to say that the war on inflation is not over. We have to remain alert. There is no cause for
complacency. Especially, we'll have to see how the El Nino factor, what has been anticipated, the El Nino, how it plays out. और अब बात कर लेते हैं बाजार की। मई एक्सपायरी से पहले बाजार दायरे में ही कारोबार आज करता हुआ दिखाई दिया। वहीं इस बीच मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की फ्लैट क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स जरूर आज 208 अंक गिरकर 61,774 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 63 अंक गिरकर 18,285 पर। गो इंडिया स्टॉक्स.com के फाउंडर राकेश अरोड़ा का कहना है कि कोविड के बाद ऑटो सेक्टर में बेहतर रिकवरी दिखी है। उन्होंने आगे कहा कि ऑटो कंपनियों के बेहतर रिजल्ट और दरें थमने से ऑटो सेक्टर में थोड़ी और तेजी की संभावना है। ऑटो डिमांड जो है वो कोविड में जो डाउन हुई थी उसकी अच्छी खासी अपन ने रिकवरी देखी है, और उसके साथ जिस तरह से कमोडिटी प्राइसेस पिछले 7-8 महीनों में करेक्ट हुए हैं उसका भी मार्जिन्स पे इम्पैक्ट हमने देखा है। तो सारी कंपनी जो ऑटो कंपनीज है उनके रिजल्ट्स काफी अच्छे आए और एक अपग्रेड्स भी हमने देखे इन सब कंपनीज में आते हुए। अब इंटरेस्ट रेट एक तरह से पीक आउट हो गया है, तो हो सकता है कि एक टेलविंड थोड़ा और मिल जाए इंटरेस्ट रेट की वजह से, ये अफोर्डेबिलिटी जो है वो थोड़ी इंप्रूव हो जाए। और अगर डीजल और पेट्रोल के भाव भी नीचे आने लगते हैं तो एक और थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन थोड़े अभी काफी ऊपर आ चुके हैं, बट जल्दी में ये स्टॉक करेक्ट करेंगे ऐसा लग नहीं रहा है। थोड़ी तेजी अभी और बनी रह सकती है ऑटो स्टॉक्स में। कल ही यूपीएससी का रिजल्ट आया है और आज कंज्यूमर अड्डा में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं यूपीएससी ने आईएएस टॉपर्स से और बताएंगे कि क्या है उनके सफलता के राज, क्या है उनका सफलता का मूल मंत्र। तो आज आईएएस टॉपर्स से लेंगे टॉपर्स के टिप्स 5:57 पर कंज्यूमर अड्डा में। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार। अब कुछ और खबरें। आरबीआई के निर्देश के मुताबिक 20,000 तक के 2,000 के नोट बिना किसी प्रूफ के बदलाव उनमें किया जा सकता है, मगर उन्हें एक्सचेंज कराया जा सकता है, मगर इसके बावजूद भी बैंक आइडेंटिटी का प्रूफ मांग रहे हैं। इसके खिलाफ कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि CIT ने आरबीआई को पत्र लिखने और जरूरत पड़ने पर इसका विरोध भी करने की बात कही है। अहमदाबाद के कुछ व्यापारियों से इस मुद्दे पर बात की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के कई व्यापारी है, आइए हम उनसे बात करते हैं। अच्छा बताइए कि अगर 20,000 के बदले में बैंक आईडी प्रूफ मांगता है तो आपको तकलीफ क्या है? 20,000 के बदले में आईडी प्रूफ मांगता है ना, तो प्रॉब्लम ये है कि जब हम एक तो पेपर का वेस्ट है, इतने सारे पेपर का वेस्ट है, दूसरा कि हमको रोज के रोज केस चाहिए पब्लिक को देने के लिए। हम अगर 20,000 के सामने आईडी प्रूफ ने ये सब प्रोसेस करने जाएंगे तो इतना कंफ्यूजन हो जाएगा कि उसका सॉल्यूशन। और जब आरबीआई ने मना किया है प्रूफ लेने का तो बैंक क्यों मांग रही है? तो ऐसा लग रहा है कि आरबीआई से ऊपर बैंक है इधर उसको। अच्छा आप बताइए, अगर सीधे आप अपने खाते में जमा कर दीजिए, चाहे 20,000 हो या तो 5,000 हो, आप 2,000 की नोट लेकर, उसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि जो आम आदमी है वो बहुत कंफ्यूज है और व्यापारी भी कंफ्यूज है कि क्या करने का है इन 2,000 के नोटों का। बैंक के अंदर जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि फॉर्म भरिए और अपना पूरा डिटेल्स दीजिए आपका। आरबीआई बोलता है कि डिटेल्स नहीं चाहिए, एसबीआई बोलता है डिटेल्स नहीं चाहिए, मगर बैंक ग्राउंड रियलिटी पे डिटेल्स मांग रहे हैं। तो आम आदमी जो है वो बहुत कंफ्यूज है कि क्या करना है। व्यापारी जो है वो कंफ्यूज है, लेना है या नहीं लेना है, तो उसमें बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ छोटे छोटे व्यापारी है ना, तो उनको क्या है 200-500 रुपए की कोई चीज लेने आता है तो वो सामने 2,000 की नोट देता है। 2,000 की नोट जब देता है तो उसको सामने वापिस पैसा देना पड़ता है, तो कस्टमर भी परेशान होते हैं और ये अपना व्यापारी भी परेशान होते हैं। तो जितना हो सके उतना आईडी प्रूफ नहीं मांगे और बैंक चेंज करके दे दे तो अच्छा है। तो यहाँ के व्यापारियों की यही मांग है कि जो छोटे करोड़ों व्यापारी है वो चीज के बदले में जो खुला देते हैं 2,000 के नोट के बदले में, तो ये सर्कुलेशन है वो बरकरार रहे, इसीलिए वो मांगते हैं कि 20,000 की लिमिट में है, कोई आईडी प्रूफ न मांगा जाए। केतन जोशी, अहमदाबाद। इंडस्ट्री बॉडी CII के सालाना इवेंट में ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार 5 साल में भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को वर्ल्ड का नंबर 1 बनाना चाहती है। गडकरी ने इंडस्ट्री दिग्गजों से हाइड्रोजन मिशन में कॉर्पोरेट सेक्टर्स की भागीदारी बढ़ाने की अपील की। केवल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की मैं बात करूंगा जो मेरे डिपार्टमेंट की, उसका टर्नओवर 7.5 लाख करोड़ है, उसमें से 3 लाख करोड़ एक्सपोर्ट है। और अभी हमने ये तय किया है कि हम 5 साल के अंदर इसको 15 लाख करोड़ का बनाएंगे। वर्ल्ड में हम चौथे नंबर पे थे, चाइना पहले नंबर पे था,
दूसरे नंबर पर यूएसए था, तीसरे नंबर पर जापान था और चौथे नंबर पर इंडिया था। पर अभी हमने जापान को पीछे डालकर हम तीसरे नंबर पर आए हैं और 5 साल के अंदर हम 1 नंबर पर आएंगे। अब खरीदारी करते वक्त आपको अपना मोबाइल नंबर नहीं देना पड़ेगा। कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय ने रिटेलर्स को एडवाइजरी जारी की है कि शॉपिंग के दौरान ग्राहकों से मोबाइल नंबर ना लिया जाए। दरअसल कई उपभोक्ताओं ने इसकी शिकायत की थी। अब आम खरीदार सरकार के इस फैसले से खुश है। कुछ खरीदार से बातचीत की हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। हम में से कईयों के साथ ऐसा हुआ होगा कि जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो दुकानदार हमसे हमारा पर्सनल नंबर मांगते हैं। ये कहा जाता है कि अगर आप नंबर नहीं देते हैं तो आपका बिल जनरेट नहीं होगा, शॉपिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन दरअसल में ये एक इलीगल ट्रेड प्रैक्टिस है और इस बात को क्लैरिफाई किया है कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने। एक ऑर्डर जारी किया है, इसमें यह कहा है कि दुकानदार आपकी परमिशन के बिना, आपकी मंजूरी के बिना जबरदस्ती बिल देने के नाम पर आपसे आपका नंबर नहीं ले सकते। क्या ये प्रॉब्लम लोगों ने भी फेस की है? क्या ये सही मूव है? यही जानने के लिए हम यहाँ पे हैं। ये बताइए कि सरकार ने कहा है कि जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो दुकानदार को कोई राइट नहीं है कि आपकी मंजूरी के बिना, आपके कंसेंट के बिना आपसे आपका नंबर ले ले, और शॉपिंग के लिए मैंडेटरी नहीं है। आपको लगता है ये सही डिसीजन है? ये काफी सही डिसीजन है, प्राइवेसी के लिए भी सही है और मतलब फोर्स नहीं करना पड़ता। मोबाइल काफी स्टोरेज फुल हो जाती है, अननेसेसरी नोटिफिकेशंस आती हैं, बेफालतू के कॉल्स भी आ जाते हैं। तो मैं इस डिसीजन को सपोर्ट करता हूँ गवर्नमेंट। ये चीज सही है क्योंकि जब वो नंबर मांग रहे हैं तो सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए मांग रहे हैं। वो अपना एडवर्टाइजमेंट भेजता है, हमें जबरदस्ती के कॉल्स करते हैं, मैसेज करते हैं क्योंकि अपना डिस्काउंट दिखाते हैं, जो कि हमारा टाइम वेस्ट होता है, जो कि हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमारे लिए इरिटेशन है। नंबर देना कोई आवश्यक नहीं लगता मुझे, कोई भी बिल जनरेट करने के लिए। तो मुझे लगता नहीं ये बहुत अच्छा स्टेप होगा अगर नंबर ना अगर मांगे। एकदम सही डिसीजन है गवर्नमेंट का, एकदम। हमने भी बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स फेस की हैं। वो बहुत इंसिस्ट करते हैं कि आप अपना ये नंबर लीजिए, इस पे कीजिए, उससे बहुत सारे फ्रॉड भी हो जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया एकदम परफेक्ट डिसीजन लिया है। वो नंबर आई थिंक शेयर होता है आई मीन बैकएंड पे, और फिर मुझे बहुत सारे अननेसेसरी कॉल्स आते हैं, बहुत सारे स्पैम्स आते हैं, स्पैम कॉल्स। सो दैट इज आई मीन वेरी इरिटेटिंग। तो ये डिसीजन सही है। तो यहाँ पे लगभग सभी लोगों का ये कहना है कि ये फैसला काफी सही है सरकार का, क्योंकि जब वे नंबर शेयर करते हैं तो उन्हें उसके बाद अनचाहे कॉल्स आने लगते हैं। और अब चूंकि सरकार ने क्लियर कर दिया है कि ये एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, तो अब दुकानदार आपसे ये आपका नंबर आपकी मंजूरी के बिना नहीं ले सकते हैं। लेकिन सरकार को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इसका पालन जमीन पर हो, क्योंकि सर्विस चार्ज के मामले में भी ऐसा हुआ था कि नियम तो जारी हो गया था लेकिन दुकानदार इसका पालन नहीं कर रहे थे, रेस्टोरेंट फिर भी चार्ज कर रहे थे। तो ये देखना होगा कि जमीन पर इस आदेश का कितना पालन होता है। लेकिन फिलहाल सबका लगभग यही मानना है कि एक अच्छा डिसीजन है और वे अपने नंबर को शेयर करने से घबराते हैं और वो अपनी परमिशन के बिना नहीं चाहते हैं कि उनका नंबर लोगों तक पहुंचे, क्योंकि अक्सर इसकी वजह से उन्हें अनचाहे कॉल्स आते हैं। रोहन सिंह, शुक्रिया। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है ये कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से। तो अब आप मना कर सकते हैं दुकानदार को जब वो आपसे आपका फ़ोन नंबर मांगे या आपकी डिटेल्स मांगे फ़ोन की। तो चलिए इसी के साथ वक्त है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन CNBC आवाज़ पे खबरों का सिलसिला जारी है और आप और ताज़ा खबरों के लिए एक क्लिक पे सारे अपडेट ले सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी। नमस्कार।